हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। इस दिशा में हमारे डे 2 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये हमारा डे 3 है। अपने इस डे 3 में हम काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे अम्लीकरण क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या कहें सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, हरित खाद क्या होती है, और साथ ही मृदा पोषक तत्व के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रांतियां हैं, खासतौर पर नीली क्रांति किसे कहते हैं, इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करेगी। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 3 है। ऑलरेडी हमारा डे 1 और डे 2 आ चुका है। उसमें हमने काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराए थे। उसमें हमने आपको बताया था कि रियो अर्थ समिट क्या होता है और वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की थी। उम्मीद है कि आपको वह सारे टॉपिक याद होंगे। आज हम अपने कई सारे नए टॉपिक जैसे अम्लीकरण क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, हरित खाद क्या होती है, मृदा पोषक तत्व क्या होते हैं और प्रमुख क्रांतियां क्या हैं, ये सब आपको बताएंगे, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अम्लीकरण। वास्तव में अम्लीकरण होता क्या है? यूपीएससी कई बार आपसे सामान्य से प्रश्न पूछ लेती है। तो अम्लीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड व सल्फर के यौगिक रासायनिक अपक्रिया द्वारा अम्लीय पदार्थों में बदल जाते हैं। अम्लीय पदार्थों का मतलब क्या होता है? अम्ल को आप मोटे तौर पर एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक तरीके से नमक, ठीक है, आप नमक को अम्ल की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है थोड़ा कभी कभी नमकीन होता है। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है उस बारिश में आपको नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में काफ़ी दाने होने लगते हैं। ठीक है, तो अम्लीकरण ये प्रक्रिया है। आपसे परिभाषा कभी भी यूपीएससी नहीं पूछती है, तो आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें अधिकांश यौगिक वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष कारण होते हैं, जो अम्ल वर्षा तथा सागरीय अम्लीकरण के द्वारा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपको ये भी याद नहीं रखना है, बट ये पता रखना है कि हाँ, जो अम्ल वर्षा होती है वो सकारात्मक नहीं होती, या कहें कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कम होता है, अपेक्षाकृत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझना है। होता देखिए, सिंपल सी बात बताएं आपको, जब ऐसी परिभाषाएं आती हैं अम्लीकरण वगैरह, तो बच्चों को रटवाया जाता है कि अम्लीकरण रट लो, अम्लीकरण रट लो। आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता हो कि हाँ, अम्लीकरण जो होता है उसमें कौन कौन से जो यौगिक हैं, या कहें जो जो तत्व हैं, तो अमोनिया जैसे उसमें तत्व आ गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ गए, सल्फर के यौगिक आ गए। ठीक है, ये सब के सब मिलके अम्लीकरण की जो प्रोसेस है उसे संपन्न कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर बात आती है आखिरकार अम्ल वर्षा हम कहते किसे हैं? तो हमारे यहाँ एक मेज़र होता है जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते होंगे पीएच से। ठीक है, क्या होता है पीएच? पीएच का मतलब ये होता है कि ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी कि एक मेज़र पैमाना बनाया गया है और उस पैमाने में अगर 5.6 से कम है तो हम कह देते हैं वो वर्षा या कहें वो जल अम्लीय जल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्षा जल होता है उसका जो पीएच होता है वो 5 पीएच होता है। क्लियर? यानी कि अब आप समझ सकते हो कि जो वर्षा जल होती है वो क्या होती है? एक तरीके की अम्ल वर्षा ही होती है। क्यों? क्योंकि हमने 5.6 से कम बोला और ये कितना है? 5 पीएच। जो नेचुरल वाटर होता है, जो पीने योग्य होता है, वो कितना होता है? 7 पीएच का। ठीक है, अम्लीय जल का मतलब क्या हुआ कि जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो। ध्यान देना, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो वो कहलाता है अम्लीय जल, और जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे हम कहते हैं क्षारीय जल। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे हो सकता है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हों कि सर अम्ल वर्षा तो आप कह रहे हो कि 5.6 से कम है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अम्ल वर्षा और अम्लीय जल दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है। जैसे कि आप जो भी जल नॉर्मल, आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होती हैं। वहाँ पे क्षार और अम्ल ये सब टेस्ट करना डेली का बड़ा अच्छा रूटीन होता था हम लोगों का। तो वहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ें करते रहते थे कि अच्छा हमें सॉल्ट मिला है तो उसमें चेक कर रहे हैं अम्ल है कि क्षार है, और फिर उसके हिसाब से हम निकालते थे अलग अलग करके, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड अलग उस पर कर रहे परख नली पे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपको बस याद रखना है कि अम्लीय जल वो जल जिसका pH 7 से ज़्यादा हो, और क्षारीय जल वो जल जिसका pH 7 से कम हो। यानी कि एक मोटे तौर पर एक पैमाना है pH, और बस आपको यही याद रखना है। pH जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। pH जो स्वयं होता है वो उदासीन होता है। मान लीजिए ऐसे पैमाना होता है 0 से 14, ठीक है। बीच में यहाँ पे 7 आया, अगर वो 7 से ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं, अम्लीय है। अगर वो 7 से कम, 7 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ होगा अम्लीय, और अगर 7 से कम है तो हम क्या कहेंगे, वो है क्षारीय। और अगर बीच में है pH सेंटर तो कहेंगे उदासीन, ना तो अम्ल है और ना तो क्षार है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब जल का pH मान 4 से कम हो जाता है तो वो जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया 5.6 अगर pH है तो वो वर्षा कैसी हुई, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा का मैंने आपको क्या निगेटिव इम्पैक्ट बताया कि जब बॉडी पे पड़ता है तो बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी जैविक समुदाय हैं उनको भी हार्म पहुंचाएगा। अब प्रश्न उठता है साहब ये जैविक समुदाय क्या होते हैं। जब आपको हम एनवायरनमेंट का पार्ट 1 पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे पहला चैप्टर और पहला पेज और पहली यही परिभाषा है, जैविक और अजैविक समुदाय। जैविक समुदाय उनको कहते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है, जैसे वनस्पति, ठीक है, जैसे पादप, ठीक है, जैसे जैव, जैसे मानव, ये सब होते हैं जैविक। अजैविक किसको कहते हैं, जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती है, वायुमंडल हो गया, ये सब अजैविक कहलाते हैं। क्लियर, वायु स्थल मंडल, जल मंडल और आपका वायुमंडल, क्लियर, ये सब कहलाते हैं अजैविक, और ये होते हैं जैविक घटक, ठीक। तो अगर मैं ये कहूँ कि जब जल का pH मान 4 से कम हो जाए तो वो क्या होगा, हानिकारक होगा। आपसे क्वेश्चन इस लाइन पे में भी पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछेगी कि अम्ल वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और यूपीएससी ने कई बार सल्फर डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन बहुत पूछा है, धुएं के रूप में, कहीं किसी चीज़ के रूप में, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फिर से बन सकता है मतलब। तो देखिए, अम्ल निक्षेप, अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरा और अम्लीय धुंध आदि परिघटनाओं के लिए एक सामान्य नाम है। मतलब जो हम ये कहते हैं अम्लीय निक्षेप हो गया, या अम्लीय वर्षा हो रही है, या अम्लीय कोहरा हो रहा है, या अम्लीय धुंध हो रही है, तो इन्हीं के सबके एक सब पार्ट या कहें सब नाम हैं जिनको अलग अलग रूप में जाना जाता है। अब आपसे जो मेजर क्वेश्चन आएगा, अभी तक की जितनी मैंने पूरी कहानी बताई उसमें केवल यहीं से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। क्या याद रखिए कि अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेवार हैं। तो पहली है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फार्मिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों को लगता है मोनोऑक्साइड तो होगी बट डाइऑक्साइड नहीं होगी। जैसे आप जब पढ़ते हो ना वायु प्रदूषण, तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण सूचकांक में नहीं मिलती है, क्या मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट हमारी मीथेन, ठीक। अब आपसे इनमें से क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, निम्न में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है, ठीक है। तो आप बता दोगे भाई साहब सल्फर तो है ही, नाइट्रोजन है ही, अमोनिया है ही, फार्मिक अम्ल है ही, मोनोऑक्साइड है ही, डाइऑक्साइड है ही, और हमारी मीथेन तो है ही, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब बात आती है अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम है, जो कि क्योंकि भारतीय मृदा सामान्यतः क्षारीय है। आपसे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि अम्ल वर्षा को प्रभावित करने वाले निम्न कारक। नंबर 2, भारतीय मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव अधिक है जबकि भारतीय मृदा सामान्यतः रूप से क्षारीय है, क्षारीय इसमें कम है। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब आप उल्टा बोल रहे हो, भारतीय मृदा पर अम्ल का प्रभाव कम है जबकि क्षारीय इसमें अधिकपन है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है।
बात आती है कि अम्ल वर्षा, या कहें कि इस अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए कोई प्रोविज़न या कोई प्रोटोकॉल है, तो हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर हेलेनेस्की प्रोटोकॉल है जो कि सल्फर के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेलेनेस्की प्रोटोकॉल का संबंध किससे संबंधित है, तो आप बता देना कि साहब सल्फर के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। क्लियर? चलिए, जब इतनी बातें हो गई, इतना ही पढ़ना है अम्ल में। देखो, अब वही होता है कि इस टॉपिक को लोग इतना डेप्थ में पढ़ा देते हैं अम्ल को, जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। तो बट वही है कि हम आपको केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपको यूपीएससी क्लियर कराना चाह रहे हैं। और यूपीएससी में आपसे बस इतना ही पूछेगा कि अम्ल वर्षा के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो आप बता देना कि अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फार्मिक अम्ल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ऐसे याद रखा करो, ठीक है। अब बताती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जब मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पेरिस सम्मेलन बताया था। मैंने आपको बताया था कि पेरिस सम्मेलन पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया? 17 एसडीजी, यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया। ये न केवल प्रीलिम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि मे बी मेंस के हर एक आंसर राइटिंग में आपको इनको यूज करने की आवश्यकता है। जैसे जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो मेरा एक ही सुझाव रहता है, जो भी बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, कि आप उसमें पॉलिटी के फीचर को भी मेंशन किया करो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, खासतौर पर फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। और जब एथिक्स करते हो तो वहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पॉलिटी को मिक्सअप किया करो। इससे आपका जो आंसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है और एग्जामिनर को ये लगता है कि आप एक थिंकिंग प्रोसेस के पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, यूपीएससी ने तब परिभाषा पूछी थी 2014 के आसपास, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो अब आपसे परिभाषा नहीं पूछेगी, अब जो क्वेश्चन पूछेगी वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे पूछेगी कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, ठीक है। तो आप बता दोगे भाई साहब ये नहीं है, ये है, ठीक। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है, यानी कि लगातार ये परंपरा बनी रहे। विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, मतलब लगातार विकास होता रहे। तो लगातार विकास होता रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है कि जो अभी हमारे पास है उसका ऐसा कुशलतम उपयोग करें कि वो भविष्य में भी संरक्षित बना रहे, ठीक है। उसको कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। क्लियर? अब मोटे तौर पर देख लेते हैं परिभाषा। याद नहीं करना परिभाषा, आपसे पूछेगा नहीं, बट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो कहलाता है सतत विकास लक्ष्य। जैसे सिंपल सी बात है, आप आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, पैसा खूब आएगा आपके पास। मान लीजिए आप में से किसी को विवाह करना हुआ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए आपकी पेमेंट आ रही है 1,20,000 रुपये, तो आप पूरा का पूरा पेमेंट 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे ना आप कोशिश ये करेंगे कि 120 के आसपास जो पेमेंट आपकी आती है उसमें लगभग 90 ही खर्च हो और जो 30 है वो हमारी सेविंग पे रहे। क्यों? क्योंकि भविष्य में अगर आपके मान लीजिए विवाह करने का मन हुआ या नहीं भी हुआ तो सेविंग आपके पास रहनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में और नौकरी के रिटायरमेंट के बाद आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो भविष्य के लिए जब आप करते हैं तो संसाधनों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप करेंगे। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है सतत विकास, ठीक। इसकी जो संकल्पना है 1987 में हमारा साझा भविष्य यानी कि अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट थी, जो कि द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी गई, ठीक है। उसके आगमन के साथ इस विचार को संकल्पित किया गया। प्रश्न उठता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मूलभूत विचार शामिल हैं? तो इसमें कई सारे विचार हैं, जैसे नवीकरणीयता में भी आपसे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है जो अद्भुत होते हैं और अल्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको दे दें कि सतत विकास के मूलभूत विचार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब नवीकरणीयता शामिल है, प्रतिस्थापन इसमें शामिल है, अंतर्निर्भरता इसमें शामिल है, अनुकूलनशीलता इसमें शामिल है। अभी एक एक वर्ड का मतलब भी बताएंगे, ठीक है। संस्थागत प्रतिबद्धता इसमें शामिल है। अब इनको एक एक करके हम देखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक। नवीकरणीयता का क्या मतलब होता है? रीन्यूएबिलिटी, मतलब जो हमारे परंपरागत संसाधन हैं या जो परंपरागत हम ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं उनके स्थान पर हम नवीकरणीय या सोलर पैनल का उपयोग करें। क्लियर?
पवन ऊर्जा का उपयोग करें, ठीक है। और जब हम पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा है प्रतिस्थापन। जब हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो हम पुराने संसाधनों को प्रतिस्थापित कर देंगे और नए को अपना लेंगे। अंतर्निर्भरता, और जब नए को अपना लेंगे तो हम अपने ही संसाधनों पर निर्भर हो जाएंगे, ठीक। और जब निर्भर हो जाएंगे तो हमारे अंदर अनुकूलनशीलता, मतलब हम उससे ढल जाएंगे। जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक ने लोगों को घरों में रहने के लिए ढाल दिया कि हाँ बेटा, तुम्हें 24 से 12 घंटे घर में कैसे रहना है, कैसे बिताना है। वो बच्चे या वो लोग जो कहते थे मुझे घर में मन नहीं लगता है, बेचारों को जबरदस्ती रहना पड़ रहा, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनुकूलनशीलता। और ये सब कौन करा पाता है? ये करा पाता है इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, या कहें संस्थागत प्रतिबद्धता। मोटे तौर पर आप समझ गए कि नवीकरणीयता से शुरुआत होती है, प्रतिस्थापन पे वो रुकती है, अनुकूलनशीलता उसमें आती है और संस्थागत प्रतिबद्धता के रूप में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था वो पूछा था सतत विकास के मानक निम्न में से कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मानक मेनली 4 हैं। एक है अंतर पीढ़ीगत समता यानी कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी, अंतरा पीढ़ीगत समता यानी कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी, लैंगिक असमानता और वहन क्षमता। इसका क्या मतलब हुआ? अंतर पीढ़ीगत समता का मतलब ये हुआ कि जो हमारी अभी पीढ़ी चल रही है इन पीढ़ियों के मध्य अंतर बना रहे, ठीक है। अंतरा का मतलब हुआ है जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके मध्य भी विभाजन ऐसा ही बना रहे। लैंगिक असमानता का मतलब जो जेंडर इनइक्वलिटी है, वुमेन्स का अलग पार्टिसिपेशन है, मैन का अलग पार्टिसिपेशन है, वुमेन को कम से कम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है जबकि मेंस को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इस चीज़ से रिलेटेड है कि इसको हम दूर करेंगे। वहन क्षमता, लोगों को हम इतना उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे कि वो जो अपनी परंपरागत चीज़ें हैं उस पर डिपेंड इतने न रह पाएँ जितने कि आज हैं, ठीक है। वही बातें यहाँ पे देखो आपको दे दिया, अंतरपीढ़ीगत विकल्पों का संरक्षण, गुणवत्ता का, ये आपसे नहीं पूछेगा, अधिशेष का संरक्षण, ठीक है। सतत विकास प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं? सिंपल सी बात है, काफ़ी सारी रणनीतियाँ हैं। आपको मे भी क्वेश्चन इसको दे देगा कि सतत विकास को प्राप्त करने के निम्न में से कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो आप बता दोगे क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक का मतलब क्या होता है? गैर पारंपरिक का मतलब होता है जो परंपरा में नहीं थे। परंपरा में क्या था? मिट्टी का तेल। परंपरा में क्या था? पेट्रोल, डीजल, ये सब परंपरा में थे। गैर परंपरा में क्या आ गया? गैस आ गई। गैर परंपरा में क्या आ गया? हमारे यहाँ सोलर एनर्जी आ गई, ठीक है। ये वर्ड समझना क्वेश्चन, क्योंकि जब कई बार आता है परंपरागत और गैर परंपरागत, नवीकरणीय ऊर्जा और जो पुरानी ऊर्जा, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्वच्छ घरेलू ईंधन। स्वच्छ घरेलू ईंधन का मतलब जैसे नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक। पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों के प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, पारिस्थितिकी संरक्षण यानी कि एनवायरमेंटल जो इकोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करना। जितने भी हमारे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रूल हैं, जो भी बॉडी हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर वही है जो कुछ सम्मेलन हैं जिनको रिपीट यहाँ पे किया जा रहा है, वही पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आपको पता है, उसको रियो कहते हैं, ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित रियो घोषणा पत्र उसमें जारी किया गया था। आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियो घोषणा पत्र का संबंध किससे, तो आप बता देना। एजेंडा 21 का संबंध किससे, आप बता देना। अच्छे बच्चों को पता है कि 21 का यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि 1992 में आया था, तो 1992 को हम क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी के बाद हमें जो नई शताब्दी आने वाली थी 21वीं शताब्दी, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हमने एजेंडा 21 बनाया, ठीक है। वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए हमने क्या किया था? REDD+ कॉन्सेप्ट को गठित किया था, यानी कि रिफॉरेस्टरिंग को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, ठीक है। उसी के 10 वर्षों के बाद, मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई थी बट यहाँ पे बताऊँगा कि उसी के 10 वर्षों के बाद हमने जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? आपका अफ्रीका में, ठीक है। जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन बुलाया 2002 में, जिसको Rio+10 कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर आपको कहीं पे Rio+10 दे दे उसका मतलब होता है 2002 का सम्मेलन, ठीक है। और इस Rio+10 में हमने क्या किया था? इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जानते हैं। इसमें हमने
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया था। ध्यान देना, इसमें हमने क्या अपनाया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सहज शताब्दी विकास लक्ष्य। बट इन सहज शताब्दी विकास लक्ष्यों को हम उतने अच्छे से अचीव नहीं कर पाए जितने अच्छे से हमें अचीव करना चाहिए था। सो इनको हमने रिप्लेस किया 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। इतनी बातें क्लियर हुए? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का संबंध किस समिट से है, तो आप बता देना Rio+10 से है, या कहें कि पृथ्वी सम्मेलन 2002 से है। क्लियर? एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2009 के आसपास समथिंग में, तो बट अब तो नहीं पूछेगा क्योंकि उस समय तो सस्टेनेबल आया ही नहीं था। ठीक है, फिर उसी के 10 वर्षों के बाद, यानी कि Rio+10 के 10 वर्षों के बाद, और ये अगर हम कहें तो रियो के 20 वर्षों के बाद एक सम्मेलन फिर से हुआ रियो डी जेनेरियो में। और इस पे 3 बातों पर फोकस किया गया कि भाई हम गरीबी में कमी लाएंगे, हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को श्योर करेंगे, ताकि जो एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो भी बना रहे, और फ्यूचर में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। खास बात यह है कि जब हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करेंगे तो इसके लिए हमें एक ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चाहिए। यूपीएससी ने 2019 के पेपर में, मे बी 2018 भी हो सकता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरित अर्थव्यवस्था का संबंध निम्न में से किससे था, तो Rio+20 से था। और अगर जिस बच्चे को ये पता होता तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब तो पता हो गया ना। देखो, आप में से कुछ बच्चों को क्या होता होगा ना कि जैसे आप लोग जब पढ़ते होगे, ठीक है, इस समय जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, लाजमी सी बात है कि आप में से किसी न किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पहले दिया भी होगा। तो उन गलतियों को जब आप यहाँ देखते हो कि ऐसे सुधारी जा सकती थी, तो आप लोग बड़ा हतोत्साहित हो जाते होगे कभी कभी। बताओ, पहले पता होता तो मैं तो IAS बन जाती। तो ये मत सोचा करो कभी भी। अब पता चला है ना, अब अपनी जान झोंक दो, अब अपना उस पर 100% दे दो कि वो गलती नहीं होगी। और एक और बात बताएं, जब गलती अनजाने में होती है, जब हमें पता नहीं होता, तो वो आपकी गलती नहीं है। आप लोग अगर फेल हुए, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ, आप अगर एग्ज़ाम में फेल हुए तो आप नहीं फेल हुए थे, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने वाले लोगों ने आपको फेल कराया था। उन्होंने आपके अंदर के मन को नहीं देखा था। उन्होंने बस आए, रियो समिट हुआ था, ये नहीं बताया रियो का मतलब क्या है, ये नहीं बताया कि परंपरागत का मतलब क्या है। हम क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो आपका माइंडसेट है लैपटॉप के उस साइड में, उस माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई आप लोग तो हमें बेचते नहीं हो कि सर Rio+20 का मतलब तो बता देते, अम्ल वर्षा और अम्लीय जल में डिफरेंस तो बता देते। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो पढ़ाते एज अ टीचर की तरह हैं, बट सोचते एज अ बिल्कुल पुअर से पुअर जो स्टूडेंट है ना, उस लेवल का है कि अगर एक एक वर्ड भी बच्चे को पता करा दें तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और यही हो रहा है। जब हम आपको एक एक वर्ड क्लियर करते हैं तो आप में से हर एक बच्चे को लगन से पढ़ रहे हो। पहले क्या होता था, पूछ लिया मास्टर से वर्ड कि सर रियो का मतलब क्या होता है, तो मास्टर क्या कहता था, तुम्हें रियो नहीं पता है, IAS की तैयारी कर रही, तुम्हें रियो नहीं पता है। अरे भाई नहीं पता है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। जैसे मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सहिष्णुता का क्या मतलब होता है। तो अधिकांश बच्चे मुझसे कहते थे सहिष्णुता का मतलब तुम्हें नहीं पता है। मैंने कहा नहीं पता है। बोले सहिष्णुता का तुम्हें मतलब ही नहीं पता है। मैंने कहा नहीं पता है, आप बताओ। तो जब उन्होंने बताया तो जानते हो क्या है, उन्होंने 1 घंटे में मुझे पूरा अर्थ बताया सहिष्णुता का। जब मैंने एक दिन ऐसे ही एक बुक पढ़ रहा था, भारत में असहिष्णुता की समस्या, तो उसमें पहली लाइन दी हुई थी सहिष्णुता और असहिष्णुता, सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ था उसमें, उस लाइन में, वो ये कि किसी के दूसरे के विचारों की असहमति होने पर भी आप उसकी बातों को ध्यानपूर्वक और आराम से सुन ले बिना प्रत्युत्तर दिए, ये सहिष्णु है। मैंने कहा इतना ही बता देते कम से कम। तो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज़ के लिए दिक्कत ना करें, बल्कि दिक्कत ये होती है जब हम सीखने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, और आप लोग तो सीख ही रहे हो, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक, चलिए, Rio+20 में 7 क्षेत्रकों को चिन्हित किया गया। Rio+20 का मतलब कितना हुआ, 2012। ठीक है, क्या आई थी इसमें, ग्रीन इकोनॉमी। इसमें प्राथमिकता देकर सतत विकास की दिशा में उल्लेख
प्रगति की जा सकती है। यानी कि 7 क्षेत्र चुने गए: रोजगार, ऊर्जा, संपोषणी शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र, आपदा प्रबंधन। देखो जितना भी यहाँ सब चुना गया है ना, इन सबको 2015 में कंपाइल कर दिया जाता है। यानी कि इस 2015 में MDG को भी कंपाइल कर दिया गया, 2015 में रियो प्लस जो 20 है इसके भी कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर दिया गया, और तब जो बना 2015 का पेरिस क्लाइमेट, उसी को कहा गया SDG। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, आपको ये सब याद नहीं रखना, ये पहले पूछा जाता जब तक आपका पेरिस सम्मेलन नहीं हुआ था। ठीक, रियो प्लस 20 सम्मेलन के संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन द फ्यूचर वी वांट के नाम से हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द फ्यूचर वी वांट नाम की पुस्तक का संबंध किससे है, तो रियो प्लस 20 से। ठीक है, ये स्वीकार किया गया कि SDG वहाँ से शुरू होंगे जहाँ MDG समाप्त होंगे, और MDG आपको पता है 2015 में समाप्त होने थे, तो SDG वहीं से शुरू हो गए। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई, फिर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको ये 17 के 17 गोल्स याद रखने हैं। हम आपको इन 17 गोल्स को प्रीलिम्स पैड में भी प्रोवाइड करा देंगे, और जब प्रीलिम पैड में प्रोवाइड कराएंगे तो हमने कोशिश की कि इन 17 गोल्स को हमने 4-4 के पार्ट में आपको डिवाइड करके देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको ये पूरे याद कर लेने हैं। रोज आप देखिए, देखो मैं एक बात बताऊं, याद करने का मतलब ये नहीं होता बैठ के गरीबी की समाप्ति नंबर 1, भूखमरी की समाप्ति नंबर 2, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नंबर 3, ऐसे नहीं याद होता है, भूल जाओगे। आप क्या करो, डेली जो मैंने आपको प्रीलिम पैड का प्रोसेस बताया ना, कि प्रीलिम पैड जो आपके हैं पेज, क्लास में जब बैठो, कोई भी क्लास करने से पहले मॉर्निंग में उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लो, और देन आप जब रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। 60 दिन तक आप अपने पूरे उन्हीं प्रीलिम पैड को देखते रहेंगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, या मोबाइल स्क्रॉल करते समय प्रीलिम पैड को देख लो, लिखोगे ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो याद ऐसे होगा, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, और फिर डर लगेगा, अरे आप भूल गए, पता नहीं लैंगिक जो समानता है 5 में दी थी कि 6 में दी थी। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बस ऐसे देखा करना आप रोज। गरीबी की समाप्ति नंबर 1, भूखमरी की समाप्ति नंबर 2, खाद्य सुरक्षा नंबर 2, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सेवाएं नंबर 3, अच्छी शिक्षा नंबर 4, लैंगिक समानता नंबर 5, स्वच्छता व साफ पानी नंबर 6, सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा नंबर 7। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। पूर्ण और उत्पादक रोजगार नंबर 8, सतत औद्योगिकरण नंबर 9, देशों के मध्य भीतर असमानता को कम करना 10, 11 सुरक्षित व टिकाऊ शहर निर्माण, 12 स्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न, 13 जलवायु कार्यवाही। ठीक है, 14वां महासागरों व समुद्र का संरक्षण, 15वां स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, 16वां शांतिपूर्ण व समावेशी न्याय, और 17वां सतत विकास के लिए साधनों की मजबूती। ऐसे आप याद कर लीजिए। इनका प्रीलिम पैड हम आपको कल शेयर कर देंगे, उनको आप वहाँ पे देख के उनको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रखिए तो हमेशा याद रहेंगी। सतत विकास लक्ष्य हमने पढ़ लिया, सतत कृषि देख लेते हैं। सतत कृषि बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको अच्छे से पता है कि जो भविष्य तक कृषि जारी रहे। ठीक है, मतलब गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा। देखो ये सतत कृषि में बताऊंगा, अभी मोटे तौर पर मैंने आपको एक लाइन बता दी, बट उसी से रिलेटेड कई सारी यहाँ सब परिभाषाएं हैं, जैसे गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। रोपण कृषि क्या होती है, विशिष्ट कृषि क्या होती है, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि गहन निर्वाह कृषि से आशय है, तो सामान्य तौर पर गहन का मतलब क्या होता है, काफ़ी डेप्थ में उस चीज़ को सोचना। कब आप डेप्थ में सोचते हो, जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, मतलब एक बुक होगी तभी तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करोगे। तो वही चीज़ है कि गहन निर्वाह कृषि क्या हुई, एक छोटे से भूखंड पर अधिक श्रम लागत के साथ में खेती करना। ठीक है, वो कहलाती गहन निर्वाह कृषि। मिश्रित कृषि का क्या मतलब होता है, जिसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, मिश्रित कृषि से आशय है, ठीक है, तो चारे की फसल प्लस पशुपालन और प्लस भोजन। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है रोपण कृषि के बारे में। रोपण का मतलब क्या होता है, एक दिन एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रोपण का मतलब। तो देखो रोपण का मतलब एक तरीके से ट्रांसप्लांट। जैसे आप में से जो लोग भी गांव से हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात। इस समय जैसे सीजन चल रहा है धान की बुवाई का, ठीक है, तो क्या होता है कि धान की जो छोटी छोटी बेल होती है उनको पहले तो हम लोग पानी वाले उसमें तालाब में वो कर लेते हैं, ठीक।
फिर उनको हम लोग रोपित करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, उस बेल को, तो इसको कहते हैं रोपाई, वही होती है रोपण कृषि, ठीक है। जैसे आप लोग केले की जो वो होती है उसकी रोपाई की जाती है। जैसे आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब एक तरीके से मैं अगर कहूँ गन्ने वगैरह की फसल की होगी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रोपाई करते हैं एक तरीके से, ठीक, उसे रोपण कहते हैं। जैसे चाय वगैरह का आप लोग बागान का देखेंगे, ये सब रोपाई में आती है, कॉफ़ी जैसे होती है रोपण में आती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया है, जुलाई में आपके काम आएगा, क्लियर, जुलाई 2021 में, ठीक है, कौन कौन सी रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। और वैसे भी जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक बार फिर से इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रोपण कृषि के बारे में देखिए, परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। सिंपल सी बात है, परिवहन जाल चाहिए ताकि इतनी महंगी फसलों को या कॉस्टली फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मतलब जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के बीच में, यानी कि 3 रेखाएं होती हैं ना, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जितना भी क्षेत्र होता है पूरे विश्व में, उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर अच्छा मजाक करते हो, दिखा देते तो कोई दुख होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए आप ही। तो आप ये देखिए हमारी पृथ्वी है प्यारी, ठीक है, प्यारी भारत माता है। तो इसको हम आपको एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा बना के दिखा दें, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर पता नहीं कर्क रेखा कहाँ गई, मकर रेखा कहाँ गई, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप सोचते हो सर इतनी बार आप दिखाते क्यों हो? ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो ना, बच्चों को यही नहीं पता होता है, ठीक है। कर्क रेखा ऊपर होती है कैंसर, यानी कि कर्क से आदमी कैंसर हो जाता है तो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, कर्क रोग आप देखते हो इसलिए तो ऊपर जाता है। कैप्रिकॉर्न ये देख रहे हो, इक्वेटर ये देख रहे हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरती है। जब हम आपको मैपिंग कराएंगे ना, मैपिंग के वीडियो, तो ऐसे ही आपको कराएंगे जूम करके, ठीक है, कि ये देखो भूमध्य रेखा जो है ना इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है। बच्चे कन्फ्यूज जानते हो क्या होते हैं कि पेरू से सर जाती है कि नहीं जाती? तो देखो इक्वाडोर है ये, यहाँ पे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। अब जूम करो, देखो जाती है, देख लो कितना छोटा सा है। मैप में हमें नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ देखो पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कवर ऐसे ही मैपिंग पूरी कराएंगे, ठीक, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा याद हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। तो ये जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य जो होता है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो टाइमलाइन वगैरह को देखते हैं ना, जिनको टाइमलाइन नहीं पता होती है, तो देखो उनके लिए हम कितनी अच्छी सुविधा यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देखो, ये डेट लाइन और टाइम लाइन, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो डेट लाइन होती है या जो टाइम लाइन होती है, जो मेरिडियन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे है एक तरीके की, क्लियर। यहाँ पे शायद अगर बन जा रही है तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ पे बनी नहीं, बन जाती है, ठीक है। जैसे जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है ज्योग्राफी में, तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। क्योंकि बच्चों को घर घर में तो होता है मैप, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, इस सर्कल्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए, अब वो आप लोग घुमा के तो देखते हो नहीं कभी भी। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के रूम पे वो घूमने वाला चक्का क्यों होता है, जबकि वो किसी काम का नहीं होता है आपके, ठीक है ना। बस यही होता है कि हाँ वो टेबल को शोभायमान बनाता है, इंपॉर्टेंट होता है टेबल में ही आप मैप लगा के रखें, ठीक। चलिए, विशिष्ट खेती, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको, तो इतनी बातें आप समझ गए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन होते हैं। विशिष्ट खेती से तात्पर्य उस कृषि से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक फसल से प्राप्त करे, ठीक है। मतलब जैसे आप चाय देखते हो, कहवा, कहवा का मतलब कॉफ़ी, गन्ना, ठीक है, रबर, तो इन फसलों को कहते हैं विशिष्ट खेती। मतलब ये लोग कुछ ज़्यादा ही इनकम करते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर बात आती है रैंचिंग खेती। याद नहीं रखना इन सबको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट ये होता है पता होना चाहिए। जो बच्चे ये कहते हैं ना सर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया था तो अब की बार एग्रीकल्चर पे आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यूपीएससी पागल थोड़ा ना है, उसको भी पता कि अब सारे कोचिंग संस्थान एग्रीकल्चर ही पढ़ाएंगे, तो नहीं पूछेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए 2014 में मोदी जी की जब सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री साहब की, तो क्या हुआ कि बहुत सारी स्कीम पे क्वेश्चन आए थे, लगभग 22 क्वेश्चन सिर्फ योजनाओं पे थे। और भाई साहब 2014 के बाद से 2015 की करंट अफेयर्स में, 2016 की करंट अफेयर्स में और आज भी 2020 की करंट अफेयर्स में कुछ भी हो जाए, लेकिन टीचर योजनाओं पे एक क्लास जरूर लेगा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे की, है ना।
तो वही बात होती है, ट्रेंड होता है हमेशा यूपीएससी में, कभी ना कभी किसी ना किसी को पूछता रहता है, और वो वही समझ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसको एनालिसिस है कि इस बार कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इस बार कौन सा आएगा वो तो हम आपको 8 वीडियो में बताएंगे ना, ठीक है। चलिए, रैंचिंग खेती में भूमि की जुताई, बुआई और फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। मोटे तौर पर एक तरीके से क्या मतलब है कि रैंचिंग खेती, रैंचो को याद कर लो, है ना, रैंचो 3 इडियट आपको पता है ना, कि वो ज़्यादा मतलब मेहनत मशक्क़त पे ध्यान नहीं देता था, थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान देता था, ज़्यादा रट्टा मारने और उस पर ध्यान नहीं देता था, जो है उस चीज़ को ढंग से सॉल्व करना और मौलिक तरीके से उसे सॉल्व करना। क्लियर? तो वही बात है कि हम बिना खेतों को जोते, बिना उसकी बुआई किए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कई सारे वर्ड सुनते हो खेती में, ठीक है, जैसे आप सुनते हो कटाई, मड़ाई, रोपाई, ठीक है, जुताई, ठीक है। मड़ाई और रोपाई का मतलब क्या होता है? मड़ाई का मतलब होता है जैसे जब कोई फसल काट दी जाती, मान लो गेहूं की, ठीक है, गेहूं की फसल काट दी गई तो जो कटी हुई फसल पड़ी है उसको थ्रेसर में जब लगाया गया तो उसको बोलते हैं मड़ाई करना, ठीक है, तो उसको होती है मड़ाई। जुताई का मतलब जब खेतों को जोता जाता है, ठीक है। रोपाई का मतलब जब खेतों में कोई बीज इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। चलिए, संरक्षण जुताई खेती का बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह की खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता और या फिर जोता जाता है तो फिर कम से कम जुताई होती है, ठीक है। अब बात आती है सतत कृषि की, मतलब हमने इतनी सारी खेतियाँ आपको पढ़ा दी हैं। अब अगर आप लोगों में से कोई आईएएस मतलब बन जाए, ठीक है, और बनने के बाद जो आपका बंगला मिलता है ना, तो उस बंगले में अगर खेती करनी हो, मान लो फ्री तो रहोगे ही ना, तो फ्री रहोगे तो कोई ना कोई इसमें खेती देख लेना, गहन निर्वाह कृषि देख लेना, मिश्रित खेती देख लेना, ठीक है, रोपण कृषि देख लेना और विशिष्ट खेती देख लेना। देखने के बाद फसल उपजा लेना, जो फसल हो बिना कहे हमारे घर में भेज देना, ठीक है, ताकि हम भी तो 1-2 कद्दू और जो आपका बैंगन है ना, ये सारी चीज़ें, लौकी वगैरह जैविक से आप लोग उपजाएंगे, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, तो जैविक कृषि का वो उपज करेंगे, ठीक है। चलिए, सतत कृषि बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो सतत को तो पता ही है। एक प्रकार की ऐसी कृषि प्रणाली है जो भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाए बिना वर्तमान काल की जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न एवं लाभ प्रदान कर सकती है, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, फिर आती है बहुसस्यन प्रणाली। बहुसस्यन का मतलब क्या होता है? सस्यन का मतलब होता है फसलें, बहु का मतलब बहुत, यानी कि बहुत सारी फसलों की प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि विभिन्न समयों में परिपक्व होने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों की एक साथ बुआई की जाती है। ध्यान देना, विभिन्न समयों में। आपने देखा होगा जैसे खेतों में कि जब आप खेतों में जाते होंगे तो नीचे टमाटर के पेड़ लगे हुए होते हैं, टमाटर छोटा होता है, ठीक, उसके ऊपर बेल लगी होती है, ठीक है, काउ लौकी की हो, ठीक है, काउ कद्दू की हो, काउ ककड़ी की हो, काउ खीरे की हो, अलग अलग बेल लगी होती है। काउ बैंगन के पेड़, बैंगन क्योंकि टमाटर से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग लगा देते हैं। कई बार तो क्या होता है, जैसे वो खेत होता है, ठीक है, उस खेत में लोग क्या कहते हैं, अरहर के पेड़ लगा देते हैं, तो और बड़ा हो गया। 1-2 अमरूद के पेड़ लगा दिए, ठीक है, और बड़ा हो गया। संतरे के पेड़ लगा दिए और नीचे अपना खेती करते रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग भी कहोगे कि सर खेती करते हो क्या आप, तो वही है कि खेती तो की नहीं है भाई साहब, लेकिन पता सब है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु। सहजीवी का मतलब होता है तुम भी साथ में रहो, हम भी साथ में रहें और दोनों लोग मिलके खाना बनाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं सहजीवी, ठीक है, राइजोबियम। पढ़ाएंगे आपको सहजीवी क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है आगे की क्लासेस में। हरी खाद, हरी खाद या हरित खाद, ग्रीन मैन्योर, ये क्या होती है? भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से इसकी हरी खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा बिना गले सड़े हरे पौधों को जब मृदा की नाइट्रोजन या जीवाश्म की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद कहते हैं। आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे तो नहीं पता है, बट मैंने देखे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर।
तो उसमें क्या दिखाया था एक बार वीडियो में कि जो बाकी जब मैं आपको मेंस पढ़ाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा वो सारे वीडियो। उसमें दिखाया था कि केले की खड़ी फसल थी, ठीक है। तो ट्रैक्टर आता है, बगल में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो वो मशीनें उन पेड़ों को पूरी तरह से दबा देती हैं मिट्टी में। फिर दूसरा ट्रैक्टर आता है और उसको उसमें मिला देता है, मिक्स कर देता है, मतलब मल्च कर देता है। और उस मल्चिंग से क्या होता है कि जो भी पेड़ की पत्तों में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सब मिट्टी में दब जाते हैं और मिट्टी इससे उर्वर बन जाती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मेरे यहाँ गमले हैं, ठीक है, मेरे यहाँ गमले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गमले घर में हमारे सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है, हमारा मतलब घर अलग है और सामने पार्क घर का अलग हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमारे पिताजी ने क्या कर रखा है, हर एक तरीके का मतलब पेड़ वहाँ पे लगाया हुआ है। पपीता का भी है, बरगद का भी है। बरगद का पेड़ जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप क्यों लगाए हो, तो बोले बरगद का पेड़ हमने इसलिए लगाया है, जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है ना, आप लोगों के यहाँ भी होती है सती सावित्री की पूजा, ठीक है। तो बरगद की जो पूजा होती है, तो हमारे यहाँ जो बरगद का पेड़ है वो बहुत दूर है घर से, तो मेरी माता जी को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो पिताजी ने कहा कि देखिए जी, हम ये बरगद का पेड़ इसलिए लगा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में हमारे बच्चों की जब वाइफ आएंगी तो उनको वहाँ ना जाना पड़े। तो मेरी मातें कहती हैं तो एक काम करो ना, फिर हम लोग यहाँ से चल देते हैं, क्योंकि बरगद इतना बड़ा होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और यही खास बात है बरगद की कि बरगद की जो जड़ें होती हैं ना, आसपास के घरों को भी हिला देती हैं, इतनी लंबी लंबी जड़ें होती हैं। तो वही बरगद का पेड़ भी लगाए हुए हैं, ठीक है। पीपल के भी पेड़ छोटे छोटे गमले में स्टेबल किए हुए हैं, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तुलसी भी है, और वहाँ पे हमारे जो ये आपके गुलाब के फूल है ये भी हैं सारे, ठीक है। कनेर का भी है, मतलब बहुत सारे फूल वूल हैं वहाँ पे, वैरायटी। और मातें क्या करती हैं, रोज़ धनिया उपजाती हैं, कुछ मिर्च भी, सब कुछ वहाँ किए हुए हैं। तो और आलू भी, मतलब बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो मैं मेनली बताने वाला हूँ वो ये कि जितने भी पत्ते गिरते हैं हमारे यहाँ, जैसे नीम का पत्ता जितना भी गिरा, ठीक है, वो सारे पत्ते उसी के ऊपर फेंक दिए जाते हैं। और वो पत्ते जब सूख जाते हैं, भाई टूट गए पेड़ से, तो सूख के वो उसी मिट्टी में मल्च होते रहते हैं और उसकी रोज़ रोपाई होती रहती है। तो वो जब उसमें मल्च होते रहते हैं तो बिना खाद के ही वो इतने बेस्ट बन जाते हैं कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दूसरा एक काम और हमारे घर वाले करते हैं कि जो हमारे यहाँ चाय पत्ती चाय की होती है ना, वो सब उसमें फेंकते रहते हैं उसी में, ठीक है, और उसको मिट्टी में मल्च कर देते हैं, तो उससे भी उसमें प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तीसरा काम ये करते हैं कि जो पूजा हम लोग जब करते हैं, तो जैसे यज्ञ हो गया या अगरबत्ती, तो उसकी जो राख होती है ना, उस राख को भी उसी में फेंक दिया जाता है, तो उससे और वो हो जाता है। तो जो मिट्टी इस समय हमारे यहाँ की हो गई है सामने पार्क की, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग मेरे घर में आके सर 2 गुलाब के फूल मिलेंगे क्या, सर बरगद के पेड़ में पूजा कर सकते हैं क्या, इसके लिए नहीं बताइए आपको। इसके लिए बताई है कि आप ये मल्चिंग को समझ सकें। और मैं भी आप में से 99% बच्चों के यहाँ भी आसपास होता होगा, किसी के घर में ही होता होगा, लेकिन वही बात है, मुझे थोड़ा ना पता है कि आपके घर में होता होगा, ठीक। चलिए, हरी खाद के लिए दलहनी फसलों में, ठीक है, सनई, डेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि का उपयोग किया जाता है। देखो, मैं आपको लोबिया बता सकता हूँ क्या होती है, आपको पता होगी। उड़द बता सकता हूँ क्या होती है, आपको पता होगी। मूंग बता सकता हूँ, आपको पता होगी क्या होगी। अब ये सनई लोकल नाम है, डेंचा लोकल नाम है, ग्वार लोकल नाम है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे जैसे तुअर जो दाल होती है ना, अरहर की हम लोग उसको बोलते हैं, तुअर नहीं पता था, अरहर पता है मुझे दाल, ठीक है, लेकिन वही है तुअर लोग बोलते हैं। हाँ, वैरायटी आप मुझसे पूछोगे तो मैं दालों की वैरायटी ज़रूर बता दूंगा कि कौन सी दाल ज़्यादा बेस्ट होती है, मतलब क्वालिटी किस स्टेट की, ठीक है। अब बात आती है मिट्टी के कुछ पोषक तत्व, आपसे इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, कई बार इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 याद रखना, ठीक है। गौड़ पोषक तत्व कौन होते हैं, कि मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, गंधक को आप लिख सकते हो ब्रैकेट में यहाँ पे सल्फर, ठीक है, सल्फर होता है, क्लियर। फिर आता है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ठीक है, ये सूक्ष्म पोषक हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछते कि निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और लोहा, तो आप बता दोगे साहब लोहा नहीं शामिल है,
ठीक है। तो ये तीनों लाइन याद कर लो, हालांकि नहीं भी याद करोगे तो हम आपको कल या परसों में प्रीलिम पैड में शेयर कर देंगे। एक बात और बताएं, ये जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इन सब का सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स आपको प्रीलिम पैड में मिल जाएगा। उन्हीं को आपको क्विक एंड फास्ट मोड में बार बार रिवाइज करना है और रिकॉल करना है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। चलिए लास्ट है, पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब 17, ये टोटल आपके 17 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, 4 कहाँ गए पता नहीं, होंगे कहीं पे 4, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतने ही पता रखते हैं, टोटल 17 होते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे कम बताएं। अब कुछ क्रांतियाँ हैं, आपसे क्वेश्चन तो ऐसे पूछती नहीं है, बट पता होना चाहिए नॉर्मल तौर पे। पीसीएस वगैरह में ज़रूर पूछ लेगा, बट पता होना चाहिए। यूपीएससी में एक ही दो बार पूछा है और उसमें बड़ा घुमा दिया था बच्चों को, जैसे गोल क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति तो सबको पता है दुग्ध उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से गोल गोल होती है, गुलाबी क्रांति इस पे कंफ्यूज किया था उसने, पिंक रेवोल्यूशन उसने डाल दिया था तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, नीली मत्स्य उत्पादन से, हरित कृषि उत्पादन से, रजत अंडा उत्पादन से, सुनहरी फल या बागबानी से। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताना हरित क्रांति जो थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, ठीक है। धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि से, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समस्त क्रांति से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इंद्रधनुष मिशन भी लॉन्च किया गया था टीकाकरण से, ठीक है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन सिस्टम के लिए। और एक इंद्रधनुष और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बैंकों के एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए। तो इतनी बातें आप समझ गए। उम्मीद है आज की आपको एनवायरनमेंट की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप ये समझ पा रहे होंगे कि सच में लाइट वेट में इंग्लिश को, एनवायरनमेंट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हमारे लगभग 2 से 3 पार्ट एनवायरनमेंट के और आएंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, और फिर हम इसके ट्रेडिशनल पोर्शन को कवर करेंगे। ट्रेडिशनल का मतलब फिर हम ये कवर करेंगे कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है, जैव विविधता क्या होती है, पारितंत्र का मतलब क्या होता है, समुदाय का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें करेंगे। अभी हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ये देखेंगे कि एक्ट कौन कौन से आए भारत में, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, इनका गठन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट जो संगठन हैं, हालांकि वो तो करंट से ही आते हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम 1-2 मेजर इंपॉर्टेंट कवर करा देंगे। आपको बता देंगे साइट्स क्या होता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 2 3 क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।